शुभांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेके मैं आया हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी थ्योरी वाले पोर्शन में। फोर्स, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में लेकर आया हूं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जाम में तुमसे पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास एक डाइपोल गिवन है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई दी है किसी डिस्टेंस आर पे, मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है किसी डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई है। अब क्या चेंजेज हो रहे हैं उसमें डाइपोल में, जो चार्ज है डाइपोल के उसके मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिया जा रहा है और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम पॉइंट पे। तो देखो पहले क्या था, इनिशियल स्टेज में ये डाइपोल है और इस डाइपोल को, चलो इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डाइपोल के किसी डिस्टेंस पे, मान लो कि इसी डिस्टेंस आर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है। क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है। अब क्या हो रहा है सेकेंड कंडीशन में, ये जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जा रहा है और मैग्नीट्यूड जो है इसका वो भी हाफ हो जा रहा है। और ये पूछ रहा है सेम डिस्टेंस पे, मतलब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब कि इसके टर्म में निकालना होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि और तो कुछ गिवन नहीं है। इस डिस्टेंस को ये पहले मान लो कि कितना था, ये मान लो कि ए और ए था, मतलब 2a था। अब कितना हो गया? ये हो गया a/2 और a/2, ये मान लो। ठीक है, ये डिस्टेंस आप हो गया। देखो ये 2a था और ये कितना a हो गया, और सेंटर से दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जनरल पॉइंट किसी आर पे, किसी जनरल पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? kp/r³ √1+3 cos² थीटा, यही होता है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? kp/r³, क्योंकि आर तो है, और cos थीटा कितना है? cos थीटा कितना है? देखो 0 डिग्री है, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है? P का इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। यही होगा ना, इलेक्ट्रिक एक्सियल पोजीशन पे किधर होता है? टुवर्ड्स द डाइपोल मोमेंट। तो एंगल 0 होगा। तो एंगल 0 का मतलब ये कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 2kp/r³। यहाँ पे भी सेम देख लो, ई कितना हो जाएगा? kp/r³ √, ये p1 ले लो, ये p2 ले लो, 1+3 cos² थीटा। अब यहाँ पे भी cos थीटा तो 0 ही है, kp2/r³, ये 4 हो जाएगा। तो ये सेम, मतलब अब p1 और p2 पे डिपेंड करेगा। तो p1 निकाल लो। यहाँ पे p1 कितना हो जाएगा? p1 हो जाएगा 2ql, मतलब l क्या? 2q × 2a, यही ना होता है। बातें समझनी है, याद नहीं करनी। q चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन, कितना है? 2a। अब p2 की बात करता हूँ, तो p2 कितना हो जाएगा? q/2 × a, यही होगा। तो ये p1 कितना है? 2qa। तो e कितना है? e कितना है? ये e1 ले लो, e/e1 निकाल लेते हैं, और क्या, बस e और e1 में e1 निकाल लेंगे e के टर्म में। तो हो जाएगा 2k, p को लिख देता हूँ q × 2a/r³, और इसको लिख देता हूँ 2k × q/2a, तो qa/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन, और कुछ है ये r³ × r³ ऊपर चला जाएगा। इससे ये कैंसिल, 2k से 2k कैंसिल, q से q कैंसिल, a से a कैंसिल। तो e/e1 कितना आ गया? 4। तो e1 को कितना लिख सकते हैं? e/4। कुछ था, काफ़ी इजी था प्रॉब्लम। बस क्या देखना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लिया हमने। यहाँ पे क्या होगा? डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और सेपरेशन भी चेंज कर रहा है। तो यहाँ से खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पे p1 और p2 अलग अलग हो। पहले मैंने सिमिलर लिया था, फिर यहाँ से देखा कि अच्छा यहाँ पे ये इसका सेपरेशन डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, और इसका सेपरेशन डिफरेंट है और इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो अलग आएगा, और अलग आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा। और कभी भी इस तरह का पूछे क्वेश्चन कि एक में इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हो और दूसरे में फाइंड करना हो, तो दूसरे को E1 मान लो और दोनों का रेशियो निकाल लो, और E1 को ई के टर्म में इस तरह से आ जाएगा। देखो रेशियो निकालोगे तो कुछ तो टर्म इधर बचेगा, तो E1 को फिर ई के टर्म में ऐसे निकाल सकते हैं।
तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास। फिगर जो है उसमें दिखाया है 2 पार्टिकल है -q और q, जो कि एक रॉड लेंथ l, जिसका लेंथ l है, उस पर रखा हुआ है। मास गिवन है इन दोनों चार्ज पार्टिकल का कितना है m, और चार्ज तो गिवन ही है -q और +q। अब क्या है, सिस्टम इस तरह से रखा जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इनिशियल स्टेट क्या है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इसके पैरेलल है, यानी इस तरह से इनिशियली रखा हुआ है। फिर क्या हो रहा है, इसको स्लाइटली रोटेट किया जा रहा है थीटा एंगल से, तो वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर स्लाइटली रोटेट किया जा रहा है तो फिर उस पोजीशन पे आएगा, फिर अगर इधर रोटेट करेंगे तो फिर उस पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, इसमें एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज होगा, डाइपोल है तो टॉर्क यूज करेंगे। तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क कितना होता है P क्रॉस E। डायरेक्शन की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में मॉड लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड इसका पहले निकालते हैं। तो P कितना हो जाएगा, Q इंटू एल ई साइन थीटा, यही होगा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन की बात अगर करेंगे तो देखो कहाँ से कहाँ रोटेट हो रहा है। P का डायरेक्शन किधर है, P का डायरेक्शन इधर है और थीटा इधर है, मतलब E का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो ये तुम देख पा रहे हो कि यहाँ से टेंडेंसी किधर है, इधर आने की। मतलब अगर इसकी बात करें तो P क्रॉस E होगा, P क्रॉस E होगा, P क्रॉस E होगा। क्यों, क्योंकि ये इधर से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा P क्रॉस E। तो ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको मैं -QLE साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ जब थीटा जो है वो बहुत स्मॉल हो। तो साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं, थीटा से। तो टॉर्क कितना हो गया, -QL थीटा। अब टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करो, I अल्फा इज इक्वल टू -QEL थीटा। अब अल्फा इज इक्वल टू -QEL थीटा अपॉन I, यही होगा। तो अब एक बात ध्यान दो, एसएचएम में अल्फा को कैसे लिखते हैं, ये सारा एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो तुम्हारे लिए अगर एसएचएम तुम्हें आता है तो बहुत इजी है। अब हमें बस आई निकालना है, उसके बाद हमें ओमेगा मिल जाएगा, और ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। तो ये तो थीटा से थीटा कैंसिल, यहाँ से आई निकालते हैं। तो देखो अगर रॉड है और सेंटर पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस पॉइंट पर हमें आई निकालना पड़ेगा। तो एल लेंथ का रॉड है, यहाँ पे इसका मास m है, इसका मास m है, और l/2 है यहाँ से डिस्टेंस, इस मास का और इस मास का। तो आई कितना हो जाएगा, ml/2 स्क्वायर प्लस ml/2 स्क्वायर। तो कितना हो गया, ml²/4 प्लस ml²/4 इक्वल टू ml²/2। तो ये हो गया I ml²/2। तो यहाँ से ओमेगा माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर को कितना लिख सकता हूँ, QEL अपॉन ml²/2। तो ये हो जाएगा 2QE/ml, यही हो जाएगा। ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड कितना होता है 2π/ओमेगा, तो रख दो। ओमेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा हो जाएगा √2QE/ml। तो ये हो जाएगा 2π/√2QE/ml। तो इसको लिख सकते हैं √ml पाई अपॉन √2 से √2 गया तो √2π/ml अपॉन √2QE, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो √2ml अपॉन QE/, यही हो जाएगा आंसर। टाइम पीरियड इतना हो जाएगा। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए एसएचएम का। एसएचएम का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि पहले टॉर्क फाइंड करते हैं, टॉर्क इतना आ गया तो टॉर्क कितना होता है I अल्फा, अल्फा को ओमेगा² थीटा के फॉर्म में चेंज किया और ओमेगा आ गया, और ओमेगा फिर आ गया तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था अगर तुम्हें एसएचएम आता है अच्छे से। और ये डाइपोल का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टॉर्क वाला जो हमने कवर किया था। तो इस तरह से टॉर्क का यूज करके इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया जा सकता है एग्जाम में। जेईई मेन लेवल का ये क्वेश्चन है, तो तुम इस तरह से इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। तो एक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, वो सिचुएटेड है इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट पे। तो कोऑर्डिनेट पहले बना लेते हैं, ये पॉइंट है 0 0 0 और डाइपोल का डायरेक्शन क्या है I कैप की तरफ, तो यानी एक्स एक्सिस की तरफ। और ये पॉइंट कितना है, यहाँ पे भी एक बना लेते हैं, ये पॉइंट कितना है R0 0। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है, कितना है R/2 और √3R/2, R/2 √3R/2। तो यहाँ से एक सिमेट्रिक तुमको दिखेगा। अभी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर देखें तो कितना हो जाएगा, देखो ये 0 0 0 है तो उसका रूट लो R/2 स्क्वायर प्लस R/2 माइनस 0 √3R/2 माइनस 0, तो 3R²/4 ये हो जाएगा प्लस 0 माइनस 0 तो 0, तो ये हो गया R²/4 प्लस 3R²/4। इसका रूट लेंगे अगर
तो 4r² / 4 यानी r हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस r हो जाएगा। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस अगर निकालोगे ना तो r ही आएगा। तो अब क्या करना है तुम्हें, नेट यहाँ पे किसी जनरल पॉइंट r पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो v यहाँ पे 2 होगा, v = v1 + v2। तो इसकी वजह से v1 निकाल लेते हैं। तो v कितना होता है, p कितना होता है, kp.r/r3 यही होता है, पढ़ाया मैंने। तो kpr cos θ/r3 हो जाएगा। तो इससे कैंसिल, तो ये r² हो जाएगा। तो kp cos θ/r², cos थीटा अब हमें चाहिए क्योंकि p पता है, r होगा डिस्टेंस, तो ये थीटा चाहिए हमें, ये थीटा चाहिए किसके किसके बीच, p और ये r के बीच। मतलब कि इसको ये थीटा एंगल कितना होगा फाइंड करते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया है तो तुम्हारे लिए, यहाँ से थीटा एंगल नहीं फाइंड कर लोगे, कितना है ये r है और ये r/2 है क्योंकि x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, r/2। तो ये r/2 हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/2। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। अब इस r और इस डाइपोल के बीच का एंगल ये है, तो ये थीटा होगा। तो ये 60 डिग्री है, ये r है, ये r है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई - 60 डिग्री। तो बस रख दो, v1 कितना हो जाएगा, kp cos 60 डिग्री अपॉन r² प्लस kp cos पाई - 60 डिग्री अपॉन r²। बस सॉल्व कर लो, kp 1/2 r² प्लस kp 2r², क्योंकि इस रूल से पाई - 60 किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये सेकेंड में पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव होगा, तो इससे कैंसिल होके पोटेंशियल जो है वो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। जनरल पॉइंट पे अगर तुम्हें फार्मूला आता है kp.r/r3, तो वहाँ से तुम्हें बस cos थीटा फाइंड करना होगा और पोटेंशियल ये डाइपोल गिवन होगा और वो डिस्टेंस चाहिए तुम्हें। बस ये 3 चीज़ चाहिए। उसके बाद जनरल पॉइंट वही है फार्मूला, v1 + v2 कर दो। यहाँ से थीटा ध्यान दिए देना है कि थीटा इनके बीच होता है, मतलब कि डाइपोल का डायरेक्शन और ये जो r है, क्योंकि p.r है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, p और r के बीच का, वो डिपेंड करता है। तो वो एंगल तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर रख दो। पोटेंशियल तो वेक्टर है नहीं, किसी पॉइंट पे निकालना है तो सारे पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 आंसर। तो चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब फोर्स की बात नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आखिर किस कंपोनेंट की अलॉन्ग वेरिएशन लेते हैं। तो देखो ये जो डाइपोल मोमेंट है वो किधर रखा हुआ है, आई कैप, मतलब कि एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये जो वेरिएशन है फोर्स का, फोर्स कितना होता है, फोर्स का जब बात होता है तो कितना होता है, P × d/dx इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है। प्रूफ किया था मैंने। उस प्रूफ में तुम ध्यान देते, P किधर रखा हुआ था, आई उसी डायरेक्शन में, आई कैप के अलॉन्ग, यानी एक्स एक्सिस, और वेरिएशन भी किधर हो रहा था, dx, मतलब कि उसी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा था, उसी के अलॉन्ग हम वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, जिस डायरेक्शन में ये डाइपोल का डायरेक्शन होता है। ये बात ध्यान देना। अगर प्रूफ तुम्हें नहीं पता तो पिछले वीडियो मेरा रेफर कर सकते हो, आइटम में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो देखो इसमें x के किधर रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, p आई कैप के डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो d/dx कैसे निकालोगे, e हो गया 4xy² आई कैप प्लस 4x² y j कैप। तो d/dx की बात होगी = 4y² हो जाएगा ये आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 8xy j कैप, क्योंकि y तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, x के y कांस्टेंट होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो ये हो गया बस। उसके बाद फिर मॉड निकाल दो, ये कितना हो जाएगा, F = p आई कैप। तो p का मॉड कितना हो जाएगा, p आई कैप का मॉड p, और इसका मॉड निकाल दो, इसका मॉड कितना हो जाएगा 4y² प्लस 8xy²। तो कितना हो गया, p√16y⁴ प्लस 64x² दिस इज द आंसर। तो बहुत इजी था, बस तुम्हें ध्यान कहाँ देना है, यहाँ पे इसके वेरिएशन में, कि आखिर इसका अगर ये y के डायरेक्शन में भी डायरेक्टेड होता, मतलब p आई कैप प्लस p j कैप, तब क्या करते हैं, p d/dx के रिस्पेक्ट में भी निकालते और इसके रिस्पेक्ट में भी निकालते। और फोर्स का वहाँ पे 2 कंपोनेंट होता है, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, तो वहाँ से फिर वेक्टर लगा देते। तो इस तरह से इसको, इस तरह के क्वेश्चन को अप्लाई सॉल्व करते हैं। अगर एग्जाम में तुमसे पूछता है
तो 2 या 3 वेरिएशन में भी पूछ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहना, उसके लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना सेम कॉन्सेप्ट पे बेस। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज, एजुकेशनल कॉन्टेंट तुम्हें इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।